कल मैंने आपको गॉस थ्योरम के बारे में बताया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस रखा हुआ है तो उसके एरिया वेक्टर में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी, उनकी संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहती है। उनकी संख्या को नापने के लिए गॉस ने एक फार्मूला दिया था कि उस एरिया के अंदर हम ये देखें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। माना क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो क्यू अपॉन उसका 1/ε0 टाइम्स जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नापना ज़्यादा इजी हो जाता है। अब इसके बाद में अब हम आते हैं गॉसियन सरफेस पर। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस अभी जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस एनक्लोज्ड है तो कोई एनक्लोज्ड सरफेस बनाना गॉसियन सरफेस कहलाता है। ये सरफेस ऐसी सरफेस है जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेम मान सकते हैं, E बराबर सेम। तो एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, दैट इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस अगर मैं पॉइंट चार्ज लूँ कोई तो उसके लिए क्या होगा, उससे r डिस्टेंस पर हम देखें हर पॉइंट पर हर r डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि E बराबर KQ/r²। Q तो यही है और R समान इक्वल डिस्टेंस ले लें, R बराबर तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से दूसरे R पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो हम देखते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल फॉर्म्स में आते हैं। गॉस पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल शेप में आएंगे। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं गॉसियन थ्योरम को कि माना कोई चार्ज Q है जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है और इससे r दूरी पर मैंने ये गॉसियन सरफेस बना ली। अब यहाँ पर मैं कोई एक सरफेस ले लिया। अब Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड बताया था, और सरफेस एरिया वेक्टर भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज Q0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, r डिस्टेंस पर सरफेस इंटीग्रल E.ds और E.ds cos थीटा डॉट का मतलब। अब थीटा कितना है, E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री 0। तो E.ds cos 0 और इसका मतलब हो गया E.ds। अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और मैंने आपको बताया था गॉसियन सरफेस का मतलब इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, फाई E इंटीग्रल ds और बराबर E इंटू सरफेस एरिया इसका कितना होगा 4πr² स्फीयर का। तो E की वैल्यू कितनी होती है, KQ/r²। K का मतलब 1/4πε0 इंटू 4πr²। 4π से 4π कैंसिल जैसा हम देख रहे हैं, और r² से ये r² कैंसिल, तो ये वैल्यू Q/ε0। तो ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा जी, अब आगे हम आपको बताते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, यानी चार्ज होता है उसकी एक वैल्यू होती है NE के बराबर होती है। तो जनरली चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन जब चार्ज काफ़ी मात्रा में होता है तो हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। बहुत जैसे कि माना 1 कूलम में मैंने आपको पहले निकलवाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे आते हैं। Q/E से अगर हम निकालें तो लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 की पावर 18। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की गिनती करना संभव नहीं है, तो हम इनको लगातार कंटिन्यूस मान सकते हैं। लॉट ऑफ नंबर्स अगर हैं तो ये कंटिन्यूस दिखाई देते हैं। जैसे माना गेहूँ हैं और 1 कुंटल गेहूँ ले लें तो उनकी संख्या इतनी हो जाएगी कि हम उनको गिन नहीं सकते। दैट विल अपीयर एज कंटिन्यूस, बीच में कोई गैप भी नहीं दिखाई देगा।
दो चार गेहूँ हैं उनकी गिनती आराम से हम कर सकते हैं। तो इन्हें सिमिलर वे चार्ज भी कंटिन्यूस मान सकते हैं। अब चार्ज कंटिन्यूस चार्ज के हम टाइप अगर देखें तो बहुत सारे टाइप हैं। जैसे एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी लीनियर बॉडी पर है, माना रॉड पर है और उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें हम देखें कि उसकी पर यूनिट लेंथ पर, माना एल लेंथ है, उस पर क्यू चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू है बॉडी पर, तो पर यूनिट लेंथ में, सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, पूरी लेंथ एल है और टोटल चार्ज क्यू है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो गया? क्यू अपॉन एल। इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं और इसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये मैंने बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लेंथ एज रॉड, तो लेमडा क्यू आई एल, इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। दूसरा, अगर चार्ज किसी एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी एरिया में, यानी एक्स और वाई दो प्लेनों में है, तो हम क्या कहेंगे? इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और तब अगर इस पर चार्ज क्यू है और इसका टोटल एरिया ए है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसे कहते हैं। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिग्मा का सिंबल है, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर बॉडी स्फेरिकल है, माना बॉल है, और उस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे रो से डिनोट किया जाता है, रो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सिग्मा मैंने बता दिया आपको, क्यू आई ए होता है। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो से डिनोट करते हैं, अलॉन्ग वॉल्यूम होती है, जैसे कि स्फीयर में। अच्छा, इसके लाभ हम क्या है कि इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। किसका यूज करके? गॉस थ्योरम का उपयोग करके। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, अगर कोई लॉन्ग चार्ज वायर है और इस पर चार्ज क्यू है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है माना, तो इसकी हमें क्या देखनी होगी? चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है? लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी माना लेमडा है। तो एक चार्ज वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी माना लेमडा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर निकालनी है, आर दूरी पर। पी पॉइंट है माना, ही आर दूरी पर निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए बहुत एक सिंपल तरीका है कि हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं। क्या बनाएं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कहाँ से पास करना चाहिए? पॉइंट पी से, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉसियन सरफेस के लिए मैंने क्या बताया था कि ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस होती है और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम। तो आर डिस्टेंस पर एक अगर हम ऐसी लाइन खींचें, तो ये बंद नहीं हुआ, इतनी आर दूरी पर हमें एक और दूसरी लाइन भी खींचनी पड़ेगी। इन दोनों पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और माना ये जो है दो कैप्स के द्वारा बंद कर दी गई, तो ये गॉसियन सरफेस बन गई। आर डिस्टेंस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ये है हमारी चार्ज, और आर डिस्टेंस पर ये बन गई हमारी गॉसियन सरफेस, दैट इज इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो हम ये देख रहे हैं गॉसियन सरफेस किस फॉर्म में आई है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में आई है। तो ड्रॉ गॉसियन सरफेस जो पासेस थ्रू पॉइंट पी, ये बना दी हमने गॉसियन सरफेस। और सिलेंड्रिकल फॉर्म में माना इसकी हमने लेंथ एल ले ली, लेंथ एल ले ली। तो अब हम क्या देख रहे हैं? इसके तीन पार्ट मान लिए हमने। एक तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये वाला हो गया, इसका कर्व्ड सरफेस वाला,
और 2 हो गए क्लोज्ड एंड वाले, ये माना सेकंड फेस है, ये थर्ड। 3 पार्टों में अब हम यहाँ गॉसियन थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि लेमडा बराबर क्यू बाई एल तो क्यू की वैल्यू हो गई है लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये क्योंकि क्लोज सरफेस है इसको हम 3 भागों में तोड़ देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ई डॉट डी एस। अब 3 भागों में हम देखते हैं कि ये तीनों भागों में हमने एक एक क्या ले लिया, सरफेस एरिया ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि चार्ज इस तरह से पॉजिटिव है, रेडियली आउटवर्ड होगा, और इस पॉजिटिव के लिए यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, और यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा इसका, यहाँ पर परपेंडिकुलर आउटवर्ड मैंने बताया था, यहाँ भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड और यहाँ भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो हम ये देख रहे हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है कर्व्ड सरफेस वाला, यहाँ पर ई और डी एस की वैल्यू सेम डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री। बाकी सेकंड और थर्ड में ये डी एस है, ये ई है, एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर डी एस और ई के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट के लिए cos 0, छोटे छोटे हैं, फर्स्ट के लिए cos 0, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के लिए cos की वैल्यू 90, ये 0 हो गई, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम ये देखें, फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस है और कर्व्ड सरफेस में हर पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। तो हम क्या करते हैं, इस सेम पार्ट को बाहर निकाल लेते हैं, ई, और इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच, एच कितना है, एल बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, तो ई बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम याद कर सकते हैं, लीनियर चार्ज वायर के लिए ये फार्मूला होता है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। अगर हम ग्राफ खींचें ई और आर में, तो जैसे जैसे आर बढ़ती है डिस्टेंस लीनियर चार्ज वायर से, जैसे जैसे हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जैसे जैसे आर बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। ये ग्राफ दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन सीट। अगर कोई सीट है और इनफाइनाइट सीट है और इस पर चार्ज है, माना ये खड़ी हुई है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड होगा, इसके परपेंडिकुलर ही आउटवर्ड होगा। इस यहाँ पर आर डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहाँ हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। इनको अगर हम बंद कर दें तो हमारी क्या बनती है, यहाँ भी एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है जिसकी हाइट आती है हमारी 2r। और माना ये कर्व्ड सरफेस का एरिया है a। इसके भी हम 3 पार्ट कर सकते हैं और एक गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करें हम, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि एरिया है तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बराबर क्यू आई ए, तो क्यू की वैल्यू यहाँ हो गई सिग्मा इंटू ए। 3 पार्टों में हमने इसको तोड़ दिया। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट पार्ट देखें कौन सा बनाया हमने। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये जो पॉइंट हैं ये फर्स्ट, ये एंड फेस सेकंड, और ये कर्व्ड सरफेस मैंने लिए थर्ड पार्ट।
तो अब ये देखें फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, यहाँ मैंने एरिया ले लिया है सरफेस एरिया, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन फर्स्ट में। सेकंड में भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी, और इसका एरिया जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो भी बाहर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में फर्स्ट और सेकंड में। और थर्ड में मैं देखूं यहाँ में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा पार्ट ले लूँ सरफेस का, तो सरफेस एरिया तो इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियली आउटवर्ड ही। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री थर्ड पार्ट में। तो इस तरह से देखें हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में तो एंगल हो गया 0, और थर्ड पार्ट में cos 90, इसकी वैल्यू 0, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds सरफेस एरिया पूरा उसका एंड कैप का माना a है, तो EA प्लस EA, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा कांस्टेंट है, बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से मैंने क्या देखा, E बराबर हो गया a से a कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें कहीं भी आर नहीं है, ये पूरी तरह से आर से फ्री है, यानी आर हम कितनी भी बढ़ाएं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, इट इज़ फ्री फ्रॉम आर, इसकी विशेषता ये है। कंडक्टिंग से अगर सीट ले लूँ मैं, अगर यहाँ ये कंडक्टिंग सीट है तो ये ई की वैल्यू आधी कम हो जाएगी, डबल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस और बताते हैं आपको। माना मैंने 2 पैरेलल प्लेट ले ली है ऐसी, एक ये रही, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज हैं बराबर बराबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है। तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से बाहर और सेकंड की वजह से बाहर होगी। ऐसे यहाँ और बीच में क्या होगा, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड और इसकी वजह से यहाँ रेडियली आउटवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अगर मैं साइन कन्वेंशन लूँ तो इधर साइड माइनस होगा और इधर साइड पॉजिटिव। तो मैं देखूँ ई बराबर फर्स्ट, अगर मैं पार्ट इसको मान लूँ, सेकंड ये, थर्ड ये, 3 भागों में बट गई ना ये, फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट को मैं ले लूँ तो ई बराबर -E1 -E2, जिसकी वैल्यू हो गई माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड पार्ट में अभी हमने देखा है डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, एक इधर है, नहीं वो सेकंड ये प्लस माइनस वाली, इस तरह से मैं देख सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, थर्ड पार्ट में ये प्लस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा सेम, और सेकंड पार्ट में ई की वैल्यू अभी जैसे मैंने बताई थी 0 होगी। अच्छा, दूसरा केस मैं यहाँ लेता हूँ जिसमें एक पार्ट माना प्लस का है जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरा पार्ट माइनस सिग्मा है। तब क्या होगा, तो यहाँ रेडियली आउटवर्ड होगा +1 प्लेट की वजह से, और दूसरे प्लेट की वजह से ये जो है वो माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी बताया तो प्लस से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और माइनस की तरफ होती है। सिमिलरली अगर हमें सेकंड पार्ट में देखूं, और ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखूं तो ये बाहर प्लेट नेगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और E1 जो है वो प्लस की वजह से इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर। तो हम ये देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हैं, 0 हो जाती है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, अपोजिट है, अगर एक प्लस एक माइनस है। लेकिन बीच वाले पार्ट की स्थिति देखें, बीच वाले पार्ट की स्थिति में क्या होगा, एक प्लस का सिग्मा है,
एक माइनस का सिग्मा है। तो अब ये जो सेकंड पार्ट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा, E1 प्लस E2 होगा। तो मैं यहाँ शो किया है फर्स्ट पार्ट में दोनों अपोजिट डायरेक्शन 0, सेकंड पार्ट में दोनों सेम डायरेक्शन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और थर्ड पार्ट में ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 0 होगा। तो ये जो पार्ट जो लिया है मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर के लिए काम में आता है, आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर भी सेम इसी तरह से होता है, एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और यहाँ और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। पहले आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, डिराइव करा रहा हूँ।